वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं इस पेपर से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है कि इन हेरेड-डोमर मॉडल GA इज़ ग्रेटर देन GW देन, यानी कि अगर हेरेड-डोमर मॉडल में GA क्या है एक्चुअल ग्रोथ रेट और GW क्या है वारंटेड ग्रोथ रेट, तो अगर GA ज़्यादा है और GW कम है तो अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। पहला है स्टैगफ्लेशन, दूसरा डिफ्लेशन, तीसरा है इन्फ्लेशन, चौथा है रिफ्लेशन। तो पहला जो आपका आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो GA GW से अधिक होगा तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन की स्थिति होगी और अगर GA GW से कम होगा तो इकॉनमी में डिफ्लेशन की कंडीशन होगी। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डुअल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। ठीक है, तो डुअल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है रैगनर नक्स, दूसरा ऑप्शन है गुन्नार मुल्डल, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन और चौथा है आर्थर डब्ल्यू लेविश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ आंसर होगा आर्थर डब्ल्यू लेविश। यानी इसका मतलब ये है कि डुअल इकोनॉमी का मतलब कि लेविश अपने मॉडल में डुअल इकोनॉमी से उनका जो मतलब है वो दो तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं। एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी या आप सब्सिस्टेंस सेक्टर कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आप कैपिटलिस्ट सेक्टर कह सकते हैं। इसी को हम डुअल इकोनॉमी भी कहते हैं। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हेरेड-डोमर मॉडल से, हेरेड वारंटेड ग्रोथ रेट इज डिपेंड ऑन। पहला है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, तीसरा है सेविंग इनकम रेशियो और चौथा है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स। तो हेरेड-डोमर मॉडल में जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेविंग इनकम रेशियो पे। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि हेरेड मॉडल में जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करता है। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब हेरेड मॉडल में क्या है कि जो लेबर की संख्या में वृद्धि होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इकॉनमी में हम कितना मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स, दूसरा है ग्रोथ इन लेबर फोर्स, तीसरा है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन है A एंड B। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, A एंड B दोनों होगा, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स एंड सेकेंड ग्रोथ इन लेबर फोर्स। ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मददगार होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करने का अगर कोई व्यक्ति प्रचलित बाजार मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक है लेकिन अगर वो कार्य फिर भी नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। सबसे इसमें अक्सर आप देखते होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, या इसे आप अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। पहला ऑप्शन इंडस्ट्रियल, दूसरा माइनिंग, तीसरा सर्विस और चौथा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ठीक है, अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी, जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, अगर किसी भी लैंड पर 5 लोगों की जरूरत है और वहाँ पे 10 लोगों को कार्य पे लगाया गया है तो जो एक्स्ट्रा वो 5 लोग हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो। अगर हम उनको खेत से निकाल देते हैं, काम से निकाल भी देते हैं तो भी जो उत्पादन होगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो पहला होगा जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट एंड चौथा है 2 and 3 यानी लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। तो आय असमानता को मेजर करने के लिए हम दोनों का प्रयोग करते हैं, एक लॉरेंज कर्व है, दूसरा गिनी कोफिशिएंट। तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर होगा वो 2 and 3 होगा। ठीक है।